चलिए बच्चा स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है बच्चा सेबी डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग किसकी बात करें बच्चा? इक्विटी शेयर। मतलब ये रेगुलेशन बस किसकी बात करें? इक्विटी के। बस इक्विटी शेयर्स होते हैं क्या? और भी होते हैं। पुराना नहीं, पूरा शायद देखना पड़ जाएगा बच्चा। बच्चा ये डीलिस्टिंग के रेगुलेशन बस इक्विटी शेयर्स की बात करें, बाकी शेयर्स की बात नहीं करे। ये कब आया था? 2021। अमेंडमेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो ये अमेंड होकर पूरा का पूरा फ्रेश आया। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेसन आउटलाइन ये सारी चीजें नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चा इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं, डीलिस्टिंग वर्ड का मीनिंग बताए। व्हाट डू यू मीन बाय डीलिस्ट? स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेड अप नहीं कर सकते, पहले ट्रेड कर सकते थे। चैप्टर बस इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, बाकी शेयर्स की बात नहीं कर रहा है। तो डीलिस्टिंग मतलब टोटली रिवर्स है किसका? लिस्टिंग का। लिस्टिंग में हम ट्रेडिंग कर सकते थे, डीलिस्टिंग में हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें पूरे से रिमूव कर दिया गया है। हमें पूरे से रिमूव कर दिया मतलब क्या? कोई ट्रेडिंग नहीं। इन्होंने साफ साफ बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। बच्चे ये परमानेंट नेचर का है। इसे कंपेयर करके बताया है डीलिस्टिंग किससे अलग है बच्चा? सस्पेंशन और विड्रॉ। सस्पेंशन मतलब कुछ टाइम, टेम्पररी। तो अगर मैं डीलिस्टिंग की बात करूं और बाजू में अगर सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यही है कि डीलिस्टिंग परमानेंट है और सस्पेंशन क्या है? टेम्पररी। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बस इक्विटी, क्योंकि बाकी के जो शेयर्स है उनका अगर डीलिस्ट करना है तो उसके लिए रेगुलेशंस अलग होते हैं, ठीक है। ये बस इक्विटी की बात कर रहा है। तो ये सस्पेंशन विड्रॉ से अलग है क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। लिमिटेड पीरियड से मतलब हमारा क्या है? टेम्परेरी पीरियड, ठीक है, जो भी ड्यूरेशन। समझ में आ गया? आ जाओ। डीलिस्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या? स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर सकते नहीं हो। परमानेंट, परमानेंट मतलब आपका नाम हटा दिया, कट कर दिया है। कल को आप दोबारा से आ सकते हो, हाँ, लेकिन उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ गलतियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी आप में, जिस कारण से क्या है ठीक करके आओगे। ठीक करने के बाद भी एक टाइम गैप दिया जाएगा, वो टाइम हो जाएगा उसके बाद ही। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन इस चैप्टर में वापस कैसे लिस्ट होते हैं ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा? डी लिस्ट कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए रिपीट बच्चा। सस्पेंड करना मतलब क्या? टेम्परेरी नो ट्रेड। बच्चा डीलिस्ट मतलब क्या? परमानेंट नो ट्रेडिंग। बच्चा डीलिस्टिंग एक्चुअल में होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बच्चा? दो टाइप। वापस डीलिस्टिंग कितने टाइप के? दो। एक है वॉलेंट्री और दूसरा है कंपलसरी। वॉलेंट्री कौन करेगा? कंपनी खुद। कंपनी खुद, वेरी गुड बच्चा। कंपलसरी कब होगा? कंपलसरी कब होगा? कुछ डिफॉल्ट होंगे, कुछ डिफॉल्ट वगैरह पड़े थे, फिर से वापस आएंगे, ठीक है। चलिए तो कब कब वॉलेंट्री होता है और कब कब कंपलसरी, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। तो इन शॉर्ट डीलिस्टिंग का मीनिंग समझ में आ गया। डीलिस्टिंग मतलब अब ट्रेडिंग नहीं होगी। डीलिंग्स कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला वॉलेंट्री, दूसरा कंपलसरी। वॉलेंट्री कंपनी खुद कह रही है, वो कह रही है भैया लिस्टिंग नहीं करना, बहुत रूल्स रेगुलेशन है। अभी चैप्टर पढ़कर आए लिस्टिंग के, इतनी पंचायत है, हमें नहीं करना। बिजनेस करेंगे कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे? हमें फीस नहीं देनी फ्री की। क्लियर बच्चा? वॉलेंट्री तो खुद कर लिया, लेकिन बच्चा कंपलसरी क्या? हम नहीं चाहते हैं, हमें स्टॉक एक्सचेंज भगा रहा है क्योंकि हमने कुछ ऐसे डिफॉल्ट किए होंगे। आ जाइए स्टार्ट करेंगे बच्चा। इन्होंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है बच्चा? जेनेसिस मतलब क्या होता है? कहां से ओरिजिन हुआ है? कुछ नहीं बच्चा, पास हिस्ट्री बताए। फॉर एग्जांपल जैसे साक्षी ने बताया कि उनकी बुक में 2000 कौन सा दिया? 2009 दिया। एक्चुअल में स्टार्टिंग कब हुई थी डीलिस्टिंग के रेगुलेशन की? 2002 में हुई थी। फिर बच्चा 2000 क्या आया? 6 आया, बदला 2000 बच्चा 2 से रेगुलेशन अमेंड होके कब आया बच्चा? अमेंडमेंट होकर 2006 में आया। 2006 के बाद फिर कब अमेंडमेंट आया बच्चा? 2009। तो 2009 के बाद डायरेक्ट अब कब आया? 2021 अभी आया। बहुत गैप। एक्चुअल में रेगुलेशन में कुछ कमियां थी, उन कमियों को क्या किया गया बच्चा? खत्म किया गया और नए रेगुलेशंस बनाए गए। अब ये नया रेगुलेशन आपको आपकी बुक दिख रही होगी, इसमें एक फ्लो चार्ट दिख रहा, एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें दे रखा है 2021। ये एकदम नया नया फ्रेश है जो कि आपकी बुक में दिखेगा। अब बच्चा इस बॉक्स में लिखा क्या है? ये रेगुलेशन आई क्यों है? इनका पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी हम कभी भी कुछ भी रेगुलेशंस पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, तो उस लॉ के आने का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रेगुलेशन, कौन से रेगुलेशन बच्चा? सेबी के डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स 2021 आने के पीछे पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है। इन्होंने बोला भैया हम क्या चाहते हैं? डिस्क्लोजर को और एनहेंस करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं और डिस्क्लोजर मिले। लिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस है और डिस्क्लोजर मिले, नहीं दोगे तो भैया हमने डीलिस्टिंग वाली क्या दे रखी है? पनिशमेंट दे रखी है। हम क्या चाहते हैं? प्रोसेस को रिफाइन करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं।
हम क्या चाहते हैं, रैशनलाइज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टाइमलाइन। याद करो लिस्टिंग में इतने टाइमलाइंस पड़ी थी, इतने टाइम पे ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो हम क्या करें, एक तरीके से पनिश करें। बच्चा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं डीलिस्टिंग के रेगुलेशन। इससे पहले रेगुलेशन ठीक नहीं लग रहे थे, हम इसे थोड़ा और बेटर करना चाहते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी करना चाहते, स्ट्रीमलाइन करना चाहते। बच्चा प्लग गैप, मतलब जो गैप था, जो लॉ फॉलो करने में जो दिक्कतें आती थी, उन दिक्कतों को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। अपडेट करना चाहते हैं एज पर कंपनीज एक्ट और जो भी अदर सिक्योरिटीज लॉ। नए नए रूल्स रेगुलेशन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हम उसके हिसाब से अपडेट होना चाहते हैं। ये हमारे पर्पस है, ठीक है। तो ये पर्पस इतने इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अगर मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात करूं, सेबी का पर्पस क्या है, सेक्रा का पर्पस क्या है, डिपॉजिटरी का पर्पस क्या है, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू दिस रेगुलेशन। क्लियर है, पर्पस की बस बात कर रही हूँ। ओवरऑल चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल पूछने के तो चांसेस हो ही सकते, इसलिए पढ़ लिए। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली बार कब आया था, 2000, फिर कब आया 2000, देन चैप्टर किसके बारे में बोलेगा, 21। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या दे रखा है, नाम की लिस्ट, लेकिन क्या पूरी की पूरी चीजें पढ़ाई जाती है, नहीं, ओवरव्यू दिया जाता है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3 से स्टार्ट किया। हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो नंबर 1 हमेशा क्या बताता है, रेगुलेशन का नाम क्या है। नंबर 1 जो भी सेक्शन नंबर होता है, रेगुलेशन नंबर होता है, आर्टिकल नंबर 1 होता है। बच्चा चलो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करें, बाकी सेक्शन और किसी बात करें रेगुलेशन। हमेशा नंबर 1 सेक्शन जो होता है वो नाम बताता है, और सेक्शन नंबर 2 और रेगुलेशन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशन बताते हैं। 3 से एक्चुअल में प्रोविजन चालू होते हैं, लॉ चालू होते हैं। तो चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 बोलते हैं एप्लीकेबल। बच्चा चैप्टर का जब नाम पढ़ा था तो डीलिस्टिंग किसकी हो रही थी, ओनली इक्विटी शेयर्स। तो बच्चा ये किस पे एप्लीकेबल होगा, वो लिस्टेड कंपनी जिसने शेयर इक्विटी लिस्ट कर रखे, उन्हीं की डीलिस्टिंग हो रही है। अगर प्रेफरेंस डिबेंचर ये सब है तो उन्होंने कहा भैया उनके लिए दूसरे लॉज है, दूसरे रेगुलेशंस है। चलिए, दीज रेगुलेशन एप्लीकेबल ओनली इक्विटी शेयर्स या फिर इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स जो क्या हैविंग, हमेशा एसआर एसआर आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स है। उन्होंने कहा इक्विटी शेयर्स अगर डीलिस्ट हो रहे हैं तो ये चैप्टर के रेगुलेशंस लगेंगे। अगर सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी क्या हो रहे बच्चा, डीलिस्ट हो रहे हैं, तो ये चैप्टर के रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। क्लियर है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा आप यहाँ पे डीलिस्टिंग दिख रही है कितने टाइप से, पहला वॉलेंट्री, दूसरा कंपलसरी। बच्चा कंपलसरी में कुछ भी नहीं दिया है, खत्म, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी स्टार्टिंग पे आपका जो ये चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक वॉलेंट्री के बारे में बताएगा और एक कंपलसरी। लेकिन ये चैप्टर जो मेन है ये वॉलेंट्री के बारे में बता रहे हैं। आपको 70% चैप्टर पूरा का पूरा किसके बारे में डिस्कस करेगा, वॉलेंट्री। बच्चा बाकी 30% किसके बारे में बोलेगा, कंपलसरी। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी क्या होगा, वॉलेंट्री होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कंपलसरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन किसको लेके पढ़ने वाले, वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री के बच्चा 3 टाइप है, वॉलेंट्री के कितने टाइप है, 3। चलिए, पहला बच्चा, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मैं दो जगह पे क्या हूँ बच्चा, लिस्ट हूँ। मैं अपनी कंपनी का वॉलेंट्री डिलिस्ट कर रही हूँ, मतलब खुद से डिसाइड किया मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना लिस्टिंग, मुझे डिलिस्ट होना है, मैं खुद से डिसाइड करूँ। मैंने डिसाइड किया मैं कहीं भी लिस्ट नहीं रहूंगी, ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मैं खुद से डिलिस्ट कर रही हूँ। बच्चा तुम लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तुम लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब शेयर होल्डर को इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, लिस्टिंग चैप्टर में पढ़ा, हर चीज इंफॉर्मेशन देते हैं। जब मीटिंग होने वाली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मीटिंग होने से पहले 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 11 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताते थे मीटिंग होने वाली है। फिर मीटिंग हो जाती थी, उसका डिस्कशन भी 30 मिनट के अंदर इन्फॉर्म करते थे। अब स्टॉक एक्सचेंज को बताया मतलब किसको पता चल गया, शेयर होल्डर्स को। जब हम स्टॉक एक्सचेंज को बताते तो शेयर होल्डर अपनी स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट में डाल देता था, हम कंपनी अपनी भी खुद की वेबसाइट में डाल देते। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन किसको मिल रही है, सारे के सारे शेयर होल्डर। अब कंपनी अचानक से डिलिस्ट हो रही है, खुद से सोचिए डिलिस्ट करने का। अब इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही थी, जो भी ट्रांसपेरेंसी थी, क्या अब ये ट्रांसपेरेंसी रह पाएगी, बुरा लगेगा आप लोगों को ऑब्वियसली। अभी हमें हर पल पल की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब पल पल की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब दिक्कत क्या जाएगी बच्चा, आपको रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कंपनी को बोला है सेबी ने, कंपनी सुन, अपने सारे शेयर होल्डर को, पब्लिक शेयर होल्डर को, पब्लिक जनता है ना, जनता को तो दिक्कत है, जो अंदर का उसको तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टर भी बैठा है, शेयर होल्डर भी बैठा है, तो सब इन्फॉर्मेशन है। अपने सारे पब्लिक शेयर को क्या देगी बच्चा, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट अपॉर्चुनिटी, शेयर्स
बेचो और निकल लो, मत रहो इस कंपनी के शोल्डर, क्योंकि लिस्टेड थे तो ट्रांसपेरेंसी थी। बच्चों ऑप्शन है, ऑप्शन है, तुम लोग को बेचना ही है कंपलसरी, ऐसा है क्या? नहीं। आपको लग रहा है नहीं कंपनी डीलिस्ट भी हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कंपनी में भरोसा है, हम इसके कंटिन्यू शेयर होल्डर बने रहना चाहते हैं तो बने रहो। लेकिन बच्चा कंपनी का तो काम है ना, जिसको बेचना है वो बेच के जा सकता है, तो कंपनी अपनी तरफ से एक ऑफर देगी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? एग्जिट ऑफर, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या ये बात समझ में आई? फिर हम आपको क्या देंगे बच्चा? एक प्राइस देंगे, कितने प्राइस में हम खरीदने को तैयार है, तो एकदम फेयर प्राइस होनी चाहिए, सभी बताएगी प्राइस क्या कैसे होगी। क्या ये बात समझ में आई? उस प्राइस में आप बेचेंगे और आप फ्री हो जाओगे, आपको इस डी लिस्टिंग कंपनी के साथ कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कंटिन्यू करिए। बात समझ में आई? चलिए, तो बच्चा डी लिस्टिंग कितने तरीके से हो सकती है? दो, वॉलेंट्री और कंपलसरी। वॉलेंट्री बोल रहा है, वॉलेंट्री बोला है कि आप क्या हो रहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी डीलिस्ट और नेशनल, मतलब मैं 5 जगह लिस्ट हो सकती हूँ, हाँ 5 जगह फीस, 5 जगह कंप्लायंसेस, आपका सरदर्द रहते रहो। हम कह रहे हैं हमें अब कहीं भी नहीं रहना है, क्या मेरी कंपनी अब लिस्टेड है क्या? नहीं। तो अगर वॉलेंट्री डीलिस्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल एक्सचेंज, तो क्या देना पड़ेगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अगर मेरी कंपनी ने डिसाइड किया मैं बॉम्बे और नेशनल दोनों को नहीं मैनेज कर पा रही, मैं बस एक जगह लिस्ट हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो और नेशनल में डीलिस्ट हो रही, तो बच्चा शेयर होल्डर चाहे तो ट्रेडिंग अभी भी कर सकता है, कर सकता है। अगर मैं कहीं भी नहीं थी लिस्ट, जैसे कि मेरा पहला वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाले केस में क्या थी, ना बॉम्बे ना नेशनल, ट्रेडिंग कर पाओगे, किसी को बेच पाओगे, मुश्किल, तो क्या करो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी लो, छुट्टी ले लो। लेकिन मैं कह रही हूं मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हूं। अगर तुम्हें ट्रेडिंग करना होगा तो भैया नेशनल नहीं तो ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग करने का, आपके पास है ना ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी अभी भी है ना, तो क्या मैं आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूंगी? नहीं। तो सेकंड बोलता है, सेकंड टाइप क्या है, वॉलेंट्री डीलिस्ट हो रहे फ्रॉम फ्यू एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल 5 में थी, 2 में हो गई, 3 में हो गई, 2 में तो इन्होंने कहा बट ध्यान रखना है एटलीस्ट एक में तो रहो। 5 में से मैं 4 में डीलिस्ट हो जाती हूँ, एक में लिस्ट हो, तो अभी भी मेरी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है? लिस्टेड है। क्या बात समझ में आई? पहले वाले केस में 5 कंपनी में से 5 में मैं क्या हो गई थी बच्चा? डीलिस्ट, तो अब लिस्टेड कंपनी नहीं हूं, मैं डीलिस्टेड हो गई हूँ। लेकिन दूसरा केस बोल रहा है सब में हो गई लेकिन एटलीस्ट एक में बचे हो, वो एक हमेशा क्या है बच्चा? नेशन वाइड टर्मिनल, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल जो नेशनल लेवल में चलते हैं, है ना। मान लो 2 ही है ना, मान लो ये 5 है, 5 में मैं लिस्ट हूँ, ठीक है, मैं बस बॉम्बे में रह रही हूँ, बाकी किसी में नहीं रह रही हूँ, तो मैं अभी भी लिस्टेड हूँ, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। मान लो 5 है, नेशन वाइड बॉम्बे और नेशनल दोनों में मैंने डिलिस्ट कर लिया, और एक लोकल से डिलिस्ट, एक लोकल से स्टॉक एक्सचेंज में मैं लिस्ट हूँ, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल लेवल में बंदा ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, तुमको बेच के निकल लेगा, सरदर्द हटा देगा। क्या बात समझ में आ रही है? पहला केस क्या है, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है कि नहीं देनी? देनी है। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू, लेकिन एक में रहना, वो एक कौन सा होना चाहिए? ऑलवेज नेशन वाइड। अगर नेशन वाइड नहीं है तो देनी पड़ेगी, नेशन वाइड है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चल नेक्स्ट क्या है बच्चा? स्मॉल कंपनी। इसको लेके अभी बात नहीं करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बोल रखी है जिसके लिए अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, कुछ एक लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, इन्होंने पहले बता दिया। तो लिस्टिंग, सॉरी डीलिस्टिंग 2 टाइप की है, वॉलेंट्री और कंपलसरी। कंपलसरी को लेकर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लिमिट दे रखी है, कुछ डिफॉल्ट दे रखे, वो डिफॉल्ट करोगे तो डीलिस्ट हो जाओगे। कंपनी खुद नहीं करती है, स्टॉक एक्सचेंज कर देगा। वॉलेंट्री आप खुद कर रहे हो। कितने टाइप है? 3। कितने टाइप है? 3। बच्चा पहला टाइप सबसे हो रहे हो, दूसरा टाइप फ्यू से हो रहे हो लेकिन किसी एक में हो, वो एक नेशन वाइड होना चाहिए, और तीसरा बस शॉर्ट में बता रही हूँ, अंदर की डिटेल में मत जाना। स्मॉल कंपनी कहाँ लिस्ट होती है? SME, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, उनका भी डीलिस्टिंग को लेके एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस ये समझना पूरे से हो रहे हो, कुछ से हो रहे हो, या फिर स्मॉल कंपनी अपने आप को क्या करिए बच्चा? डीलिस्ट करिए। तो ये 3 टाइप के वॉलेंट्री डीलिस्टिंग है। तीसरा टाइप समझ में आया? स्मॉल कंपनी अपने आप को वॉलेंट्री डीलिस्ट करिए, कितने में से क्या कर रही है ये सब अभी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ जानबूझकर, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये 2 पढ़ो तब उसमें जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। किस पे एप्लीकेबल था? वो लिस्टेड कंपनी जिसकी इक्विटी और
सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स, ठीक है, किस में एप्लीकेबल नहीं है, 2 पॉइंट्स, किस में एप्लीकेबल नहीं है, 2 पॉइंट्स। बच्चा जहां भी रेजोल्यूशन प्लान आता है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। कंपनी क्या होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो उसको बचाने के लिए एक प्लान बना रहे। वापस जब भी मैं कहती हूँ ना अरेंजमेंट, बच्चों कुछ वर्ड होते हैं जिसमें मैं कहती हूँ क्या क्लिक होना चाहिए, अरेंजमेंट वर्ड आएगा तो मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, ये क्लिक होना चाहिए। ऐसे ही रेजोल्यूशन प्लान आएगा तो क्या क्लिक होना चाहिए, आईबीसी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो रेगुलेशन है किसमें एप्लीकेबल नहीं है, ये रेगुलेशन किसमें एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने कहा पॉइंट नंबर वन क्या लिखा है, कुछ सुना है, कुछ स्टार्टअप कंपनीज थी इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म था, इन्होंने इनको हम बचा रहे, इनको क्या कर रहे हैं, बचा रहे। सिक्योरिटी लिस्टेड, ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज वाली सिक्योरिटीज कंपनीज है, इन्होंने अपने शेयर्स क्या कर रखे हैं, लिस्ट करके रखे हैं, और ट्रेडिंग में इनकी होती है, इनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या है बच्चा, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लोग पूरा ये बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इन्होंने किसको नहीं दे रखी है शेयर होल्डिंग, विदाउट, बच्चा जनता को तो दिक्कत ही नहीं होगी ना अगर ये डिलिस्ट हो रहे। वापस मैं एक स्टार्टअप कंपनी थी, मैं लिस्ट थी, कहाँ लिस्ट थी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में। मैंने शेयर्स जनता को नहीं इशू किए थे, इनके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इन लोगों ने अपने आपसी लोगों को शेयर्स इशू कर रखे थे और बस क्या हो गया बच्चा, लिस्ट हो गए। अभी जनता को इशू किया है क्या, नहीं करते आगे, विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू, अभी पब्लिक इशू नहीं किया, ऐसे लिस्ट थे, ऐसे ट्रेडिंग करे थे आपस में। तो अगर ये कंपनी क्या हो रही है बच्चा, डीलिस्ट हो रही है, तो क्या ये रेगुलेशन लगेगा, नहीं ये रेगुलेशन नहीं लगेगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूं कि उन्होंने पब्लिक इशू किया था तो होगा क्या, हाँ, तो प्लीज याद रखना इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में है ना, विदाउट पब्लिक इशू, अगर ये लिस्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं, और ये अगर डीलिस्ट करवा रहे हैं तो इन पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर बच्चा। मेरी हाईटेक्स कंपनी नॉर्मल कंपनी है, मेरी कंपनी चलेगी आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड में, मतलब मेरी कंपनी बंद होने की कगार में, इसे बचाने का तैयारी कर रहे हैं। अगर इसे बचाने का प्लान किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन प्लान। मान लो बच्चा इस प्लान के अकॉर्डिंग डीलिस्ट होते हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बच्चा, हम डीलिस्ट होते हैं, तो क्या हमें डीलिस्टिंग के रेगुलेशन फॉलो करने हैं, नहीं। हमने नॉर्मली भी पढ़ा था लिस्टिंग में, जब हम लिस्ट हो रहे थे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ रहा था। अगर कंपनी का आईबीसी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड के तहत उनको बचाया जा रहा है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने बोला आईबीसी में जो लिखा है वो फॉलो करो। सेम यहाँ पर भी है, जब लिस्टिंग के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बच्चा डीलिस्टिंग के क्यों करेंगे। चलिए, अगर कोई कंपनी डीलिस्ट करी अपनी इक्विटी शेयर, कोई लिस्टेड कंपनी डीलिस्ट हो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है, एज पर रेजोल्यूशन प्लान, मतलब इंसॉल्वेंसी के तहत सीएस आया, सीएस ने बोला भैया इस कंपनी को बचाना है, इस कंपनी को बचाना है, तो सबसे पहले क्या करो, डीलिस्ट से हटाओ, ठीक है, तब ये बचेगी। अंदर की बहुत सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, ठीक किया जा रहा है, तो डीलिस्ट होने का भी प्लान किया उन्होंने एज पर सेक्शन क्या 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। इफ सच प्लान, उस सच प्लान में क्या इन्वॉल्व है, डीलिस्ट करने का सोचा है, तो आपको सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपने उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ शेयरहोल्डर्स को क्या दे रहे हो बच्चा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको दे रहे हो बच्चा, पब्लिक शेयरहोल्डर को, पब्लिक शेयरहोल्डर को ही देंगे ना, पब्लिक कोई दिक्कत थी, ट्रांसपेरेंसी उनकी खत्म हो रही है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग आप डीलिस्ट होना चाह रहे हो, प्लान के अकॉर्डिंग आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो, तो ये प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, आप पर सेबी के डीलिस्टिंग के रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। आप डीलिस्टिंग का सोच रहे हो, लेकिन डीलिस्टिंग को कौन सा हो रहा है, सीएस ये करवा रहा है, सीए वो करवा रहा है, सीएमए वो करवा रहा है, प्रोफेशनल करवा रहा है, एज पर प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग करवा रहा है, तो क्या फॉलो करो, आईबीसी फॉलो करो, आईबीसी में जो बातें लिखी है, क्योंकि अब आप पे क्या लग रहा है, आईबीसी लग गया है, बाकी लॉज नहीं लगने वाले, और ये जनरली होता ही है, आईबीसी अगर चल रहा है बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। क्लियर बच्चा। चलिए, इसी का कंटिन्यू, दो पैराग्राफ बता रहे हैं ना बच्चा, यही सेकंड वाला पॉइंट, आईबीसी वाला जो लगाया है रूल, उसी को लेकर कंटिन्यू बात करें। ये कह रहे भैया एग्जिस्टिंग ऑफर दिया जा रहा था किसको, पब्लिक शेयरहोल्डर को दे रहे थे, तो भैया क्या प्राइस होगी, सेबी तो लग नहीं रहा है, सेबी लग रहा है इसमें, नहीं, सेबी लगता तो सेबी प्राइस बताता, अब ऑफिसर डिसाइड कर रहा है, तो उन्होंने कहा कान खोलकर सुन लो, अगर इस पब्लिक ऑफर जनता को आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो प्लीज इसकी जो प्राइस है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी की जो प्राइस है, नॉट लेस देन, कंपनी को जो नलायक प्रमोटर है उनको भी आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते, उससे कम प्राइस तो नहीं होनी चाहिए, मतलब आप एकदम फेयर रहना,
प्रमोटर को भी अगर आप डीलिस्ट करते, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते, उनके लिए एक प्राइस डिसाइड करते, प्रमोटर तो भैया कम पैसा नहीं लेगा, वो तो ज्यादा ही लेगा। तो ध्यान रखना, जनता को भी कम पैसे मत देना, उनकी प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। कितने से बच्चा? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो भी शेयर होल्डर होंगे उसके, है ना, जब उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। सिंपल सरल भाषा में बता दूं, प्रमोटर को जिस आई नहीं ना, प्रमोटर को जिस प्राइस में दिया जा रहा है उस सेम प्राइस में दे सकते हैं, और उससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, रूल्स रेगुलेशंस जो बोलते हैं, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं भैया हम तो सब सेम फेयर करेंगे, ठीक है। अब आईबीसी बोलता है हम भी फेयर करेंगे, लेकिन प्रमोटर चाहे तो क्या कर सकता है? फायदा उठा सकता है। तो उन्होंने कहा प्रमोटर की एक अलग कैटेगरी बनाओ, सारे शोल्डर की कैटेगरी नहीं बनेगी, प्रमोटर की अलग बन सकती है और पब्लिक की अलग बन सकती है। तो सारी पब्लिक के साथ तो सेम रहना पड़ेगा, सारे पब्लिक शोल्डर के साथ तो सेम रहना पड़ेगा। प्रमोटर को थोड़े कम में दिया जा सकता है, बस दो ही कैटेगरी है, प्रमोटर की और बाकी जनता की। समझ में आया? नहीं मानेगा ना, तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर बनाने वाला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, शायद इतने पैसे ना हो कंपनी के पास, इंसॉल्वेंसी में आए हो, ठीक है। हाँ, प्रमोटर को ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आप क्या करोगे, हाँ जनता के साथ आप नुकसान कर सकते हो। प्रमोटर मानेगा नहीं तो दो प्रमोटर के बराबर, या फिर उससे ज्यादा दे दो, ज्यादा तो आप ही नहीं दोगे, लेकिन ऑप्शन है, देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है। चलो, दूसरा नोट क्या बोलता है? डिटेल्स ऑफ द डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग की पूरी डिटेल्स अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिट प्राइस, जो प्राइस आपने कंक्लूड करी कि आप किस प्राइस में खरीदोगे शेयर्स, रीजन बता दो, जस्टिफिकेशन बता दो, इस प्राइस में आप क्यों आए हो, ठीक है। डिस्क्लोज कर दो किसको? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर, जब भी आपका वो जो प्लान था वो अप्रूव होता है एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड। पूरा शॉर्ट में बता रही हूँ फिर से, चैप्टर का नाम बताओ, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, ठीक है। ये चैप्टर पूरा डीलिस्टिंग के बारे में बताता है। डीलिस्टिंग कितने तरीके से होते हैं? दो, वॉलेंट्री और कंपल्सरी। वॉलेंट्री में भी कितने टाइप? तीन, पूरे से डिलिस्ट या फिर फ्यू में, लेकिन एक नेशन वाइड होना चाहिए। और तीसरा वाला स्मॉल कंपनी में बोला तुम अपने से हो रहे हैं, इसको लेके हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर हमने बोला किसमें एप्लीकेबल और किसमें नहीं, इक्विटी शेयर वाले में एप्लीकेबल है और किसमें नहीं। इन्होंने कहा अगर कौन सी वाली कंपनी है? इनोवेटिव कंपनी है, उनके खुद के प्लेटफॉर्म में पब्लिक को नहीं इशू किया है, तो भैया आप पे डीलिस्टिंग के रूल्स लगेंगे नहीं, आपको नहीं देना एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जब है ही नहीं शेयर होल्डर तो कहां से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे? दूसरा, आपकी कंपनी एकदम बेकार है, किसमें गई है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड में फंसी हुई है, इंसॉल्वेंट वाली पोजीशन में हो, तो प्लीज प्लान के अकॉर्डिंग हम आपको ठीक करना चाह रहे हैं। एज पर प्लान अगर डीलिस्ट करने का सोचा या फिर एज पर प्लान आपने एग्जिट ऑफर देने का सोचा तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइस को लेकर टेंशन है, प्राइस प्रमोटर से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर लिखा है उससे कम नहीं होनी चाहिए तो इसका सेकंड ओपिनियन क्या निकलता है? बराबर हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। ऑप्शन है, देना तो दो, नहीं तो नहीं। दूसरा पैराग्राफ क्या बोलता है बच्चा इसका? कि जो भी प्राइस आपने निकाली है हमें अच्छे से बता दो, हमें प्रॉपर रीजन के साथ बताओ, क्लैरिफिकेशन दो, एक्सप्लेन करो कि इस प्राइस में आप कैसे पहुंचे हो। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत भेज दो ताकि स्टॉक एक्सचेंज भी देखे कि हाँ सही प्राइस है कि नहीं। क्लियर है? पक्का पक्का एक दिन के अंदर जब भी रेजोल्यूशन प्लान में वो प्राइस डिसाइड हुआ होगा। क्लियर? किसमें एप्लीकेबल किसमें नहीं। अब बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी हेडिंग क्या लिखी है? कंडीशन फॉर डीलिस्टिंग। क्या लिखा है? डीलिस्ट होने की कुछ कंडीशन, रादर इसका स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये भी एग्जाम में आ सकता है। हम यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस पढ़ने वाले हैं जिसमें डीलिस्टिंग आप नहीं कर पाओगे। वापस, कंडीशन फॉर लिस्टिंग रेगुलेशन 4 बोलता है नाइदर एनी कंपनी और बच्चा नॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी या तो खुद से या फिर स्टॉक एक्सचेंज अगर डीलिस्टिंग करने का सोचो तो ये कंडीशन ध्यान रखना। या फिर मैं इसको उल्टे तरीके से बोलूं, कंपनी डीलिस्ट नहीं कर पाएगी अगर कंपनी में ये सारी चीजें चल रही है। तो इसीलिए मैंने ये हेडिंग लिखी है, ये वो सारे सर्कमस्टांसेस है जिसमें कंपनी डीलिस्ट नहीं हो सकती। बायबैक चैप्टर पढ़ा है क्या? अगर बायबैक चल रहे तो डीलिस्टिंग की प्रोसेस अगर चल रही थी तो बायबैक कर पा रहे थे क्या? तो जब बायबैक हो रहा होगा तो डीलिस्ट कर पाएंगे क्या? वेरी गुड, है ना। एक बार में एक ही प्रोसेस, भैया एक बार में एक ही काम करो ना, खिचड़ी पका दोगे नहीं तो रूल्स रेगुलेशन की। चलिए
तो कब 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 कंपनी क्या नहीं कर सकती, डीलिस्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी क्या कर रही है, अगर कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है और कह रही है अब हम डीलिस्ट हो जाएंगे, धोखा नहीं हो जाएगा। बायबैक कर रही है, बायबैक करे तो बायबैक खत्म हो उसके बाद करो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करे उसके बाद करो। इन्होंने कहा कितने बाद तक कर सकते हैं, नीचे पॉइंट दे रखे 6 महीने, 6 महीने दे रखे। बायबैक को लेकर बोला 6 महीने, बायबैक हो गया उसके बाद 6 महीने रुक जाइए। आप खुद समझिए बायबैक को कितने साल के अंदर खत्म करना था, 1 साल के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, खत्म हो जाएगा बायबैक की पूरी प्रोसेस, उसके बाद 6 महीने का टाइम रुक जाओ, उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर डिलिस्ट कर लो। क्योंकि इसमें भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी, बायबैक में भी तो लंबी चौड़ी प्रोसेस थी, वापस ले रहे थे, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक इश्यू नहीं, तो वॉलेंट्री पड़े ना। वॉलेंट्री और कंपलसरी दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या, बायबैक चल रहा है, बायबैक चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बायबैक की प्रोसेस आप ले रहे हो, इसको काम को खत्म करो, फिर डीलिस्टिंग की दूसरी प्रोसेस चालू करो। कंपलसरी अगर इमरजेंसी होगी तो कर सकता है, कर सकता है, लेकिन पहले बायबैक की प्रोसेस खत्म होने देगा, फटाफट क्या है इसको खत्म करो, कंपलसरी करो। कंपलसरी तो इमरजेंसी में कभी भी हो सकती है, ठीक है। वापस 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 हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस जिसमें डिलिस्ट नहीं हो सकते। अगर कंपनी में क्या चल रहा है ऑलरेडी, बायबैक, कितने टाइम तक रुकना है, 6 महीने। अगर क्या अलाउड किया है, मतलब शेयर इशू किया है और डिलिस्ट हो रहे हो, बड़ी नालायकी कर रहे हो, कितने टाइम तक रुक लो, 6 महीने, उसके बाद कर सकते हो। पहले तो कह रहे हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन फिर बोला 6 महीने के बाद कर सकते, ठीक है। ये 2 बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, आज मैं लिस्ट होती हूँ, इस साल में लिस्ट होती हूँ, नेक्स्ट ईयर क्या सोच रही हूँ, डी लिस्ट, वॉलेंट्री। तो भैया इन्होंने क्या बोला, भैया लिस्ट 3 साल तक तो रहो, आज लिस्टिंग करी और कल डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया, वॉलेंट्री करने देंगे क्या, लिस्ट क्यों हुए थे, 1 साल की प्रोसेस तो करो, 2 तो करो, 3 तो करो। जब तक 3 साल नहीं होंगे तो आप खुद से वॉलेंट्री डी लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते, 3 साल तक तो घसीटेंगे तुम लोग को। इतना रूल रेगुलेशन तो पता था नहीं, लिस्ट हो गए, पता चला, आंखें खुल गई हमारी, अरे बाबा इतने रेगुलेशन करने पड़ते, अब वापस आने का सोच रहे, वापस आने दिया जाएगा, 3 साल तक तो नहीं, unless the period of 3 years lapse since the listing of that class of equity shares। कितनी कंडीशंस हो गई, चौथी बोलती है इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कन्वर्टेड होगा, बट सॉरी कन्वर्शन हमेशा किसमें होता है, इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टेबल, मार्क बस इतना करो, पूरा रीड करूंगी, सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टेबल इनटू किसमें बच्चा, इक्विटी में होगा कन्वर्शन, लेकिन अभी क्या आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है बच्चा। इंस्ट्रूमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर दैट आर साउट टू बी डिलिस्ट, इक्विटी शेयर हमारी लिस्ट है, इसी को डिलिस्ट करने की सोच रहे हो, ये रेगुलेशन तो इक्विटी शेयर में लगता है ना, ठीक है। आप कह रहे हो कि अभी आपके प्रेफरेंस शेयर इशू थे, ठीक है, प्रेफरेंस इशू किया था, इसको क्या करना था बच्चा, कन्वर्ट करना था, कन्वर्जन हुआ नहीं है, ठीक है, आपका कन्वर्जन 2 साल बाद होगा, और आप क्या कर रहे हो बच्चा, आज डिलिस्ट कर रहे हो, और डिलिस्ट करोगे तो किसको ऑप्शन दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन ये अभी इक्विटी है क्या, ये भी इक्विटी है नहीं, आप उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हो, पहले डिलिस्ट हो जाओगे, नॉर्मल कंपनी हो जाओगे, बाद में 2 साल बाद उनके क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको तो मौका मिला ही नहीं, क्या उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिली, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बस इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा था, लेकिन ये अभी बीच में फंसे हुए लोग थे। अगर आपकी कंपनी में कोई बीच में फंसा हुआ केस है तो जब तक कन्वर्जन नहीं होगा तब तक हम आपको डिलिस्ट होने नहीं देंगे, मतलब पहले कन्वर्जन का काम कर लो, अब 2 साल है तो 2 साल रुको, 1 साल है तो 1 साल रुकना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफर दे दिया है, एक्सेप्टेंस हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नहीं दे सकते, हाँ तो वो कंपलसरी तो हो जाएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, कंपलसरी तो इमरजेंसी में होगा ना, कंपलसरी कौन कह रहे हैं, डिफॉल्ट करने पे, हमें तो धक्के मार के भगाया जा रहा है ना, अभी हम क्या कह रहे हैं, हम खुद निकल रहे, खुद निकल रहे, भागने का सोच रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम खुद भागने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं आप भाग नहीं सकते, पहले काम खत्म करो, पूरे फॉर्मेलिटीज फुलफिल करो, उसके बाद भागो, उसके बाद भागो। तो अगर आपका कोई कन्वर्जन रुका है तो हम आपको जाने देंगे नहीं, रुकना पड़ेगा। कंपलसरी तो बच्चा आज ही कैश निकाल दे जाएगा, आज से ट्रेडिंग बंद, खत्म, आप कंपलसरी डीलिस्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी बीइंग हट दिया जाता है, प्रोसेस होती है, सस्पेंशन कर दिया जाता है, क्लियर है, समझ में आया।
डिफरेंस क्या है, वेरी गुड बच्चा। बायबैक में हम लिस्टेड तो है ना, बायबैक में क्या हो रहा है, बायबैक करने का पर्पस क्या था, पर्पस बताओ। जो शेयर होल्डिंग है वो कम करना चाहते हैं, फ्री का प्रॉफिट देना पड़ा था, हमारे पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, ऑल दीज आर रीजन, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर और हम लोग चेंज करना चाहते थे, तो ये सब रीजन थे। हम लिस्टिंग की तो बात नहीं कर रहे थे, हम तो लिस्ट थे, ट्रेडिंग करो ना बाकी जितने। यहाँ क्या कह रहे, हमें लिस्टिंग रेगुलेशन फुलफिल नहीं करना है, हम डीलिस्ट होना चाहते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ले लो, भरोसा है तो साथ में चलो ना। हमें ट्रांसपेरेंसी रखने से दिक्कत है क्योंकि हमारा काम बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए हम कर रहे हैं, या फिर हमें बिजनेस से कंटिन्यू नहीं करना है, इसलिए हम पहले डीलिस्ट हो रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम बंद भी कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो दोनों का काम एकदम अलग है ना, दोनों की थॉट प्रोसेस एकदम अलग है ना। वहां हम अपने पैसा बचाना चाह रहे थे, किस सेंस में बच्चा, प्रॉफिट ना बांटना पड़े या फिर सरप्लस कैश बचा था, और यहाँ पे क्या कह रहे, हमें बस लिस्टिंग, हमें रेगुलेशन कम फॉलो करने। अब जनता भरोसा कर रहे हो क्या, आ जाओ, दोनों में ऑप्शन होता है। क्लियर है बच्चा? चलिए कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हमने अभी, 4। कब कब डीलिस्ट नहीं कर सकते, अगर कंपनी में ऑलरेडी क्या हो रहा है, बाय बैक या फिर प्रिफरेंशियल अलॉट में, या फिर 3 साल अभी हुए ही नहीं है लिस्ट हुए, और अभी आप डीलिस्टिंग जाने की बात करो, आते हुए टाइम में कितना बार जाने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है, और कन्वर्जन हमेशा इक्विटी शेयर में ही होता है, तो इनको तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, तो हम आपको बायबैक करने, सॉरी डीलिस्ट होने नहीं देंगे। क्लियर है? 4 ही पॉइंट्स है, बाकी नोट है, दिखेगा आपको, ये पॉइंट्स हैं बच्चा, लिखना भी पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है किन किन सर्कमस्टांसेस में क्या नहीं हो सकता बच्चा, डीलिस्टिंग नहीं हो सकते, लिखना आपको पूरी के पूरे पॉइंट्स है, 4 वो 5 6 7 पॉइंट, लेकिन ये नोट है, चलो डिटेल में पढ़े। जहां कहीं भी एक्वायरर लिखा है तो समझ जाना प्रमोटर, एक्वायर लिखा है समझ जाना प्रमोटर, क्योंकि एक्वायरर कौन है, कंपनी। कंपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी में शेयर खरीद रही है ना, मतलब खरीद कौन रहा है एक तरीके से, प्रमोटर। तो कंपनी प्रमोटर दोनों की बात हो रही है, प्रमोटर लिखो या फिर बच्चा कंपनी लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? एक्वायर मतलब कंपनी या फिर प्रमोटर, क्योंकि भैया कंपनी के पीछे कौन बैठा है, प्रमोटर ही तो होता है, इंसान की बात करूँ तो, अदरवाइज कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी। अब कंपनी खरीद रही है, कंपनी नहीं खरीदेगी, सॉरी कंपनी खरीदेगी जब, तो पैसा यूज नहीं करेगी, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है बच्चा, एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं, लगाना, पैसा लगाना। नो एक्वायर शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस एग्जिट अपॉर्चुनिटी। वॉलेंट्री जा रहे हो ना, कुछ लोचत नहीं है ना, सब बड़ा बढ़िया चल रहा है ना, तो फाइनेंस मत करना। एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने मतलब क्या कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं मतलब पैसा होना चाहिए, तो पैसा आपके पास होना चाहिए, इसको क्या नहीं करना, फाइनेंस नहीं, उधारी ले रहे हो और एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये क्या बात हुई। मतलब अब तो आपकी कंपनी में कुछ बड़ा लोचा है, कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आप जा रहे हो। तो कंपनी को साफ साफ बोल दिया है, जब आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे तो ध्यान रखना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी के टाइम पर आप क्या ना करें बच्चा, फाइनेंस ना करें। ठीक है? नो एक्वायर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एम्प्लॉय द फंड ऑफ द कंपनी टू फाइनेंस द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? बी पॉइंट बोलता है फिर से, एक्वायर प्रमोटर नॉट प्रपोज, क्या लिखा है, डीलिस्टिंग और इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इफ द एक्वायरर हैड सोल्ड। ये प्रमोटर बहुत शाड़ा है, इसने क्या किया, खुद के शेयर्स पहले बेच दिए, इसको मालूम था मैं क्या करने वाला हूँ, डीलिस्टिंग वाली करने वाला हूँ, तो कितने टाइम पहले बेच दिया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ कहां से देख जाएगा, प्रियोर टू द डेट ऑफ द इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन बच्चे बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, भाई हम सोच रहे भैया डीलिस्ट करने का, फिर किससे बात करेंगे, शेयर होल्डर से, फिर डिस्कस करके क्या करेंगे, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे। अनाउंसमेंट देंगे मतलब कहाँ अनाउंसमेंट देते बच्चा, जनरली सबको, जनता को बताएंगे कि हम डीलिस्ट करने का सोच रहे। अगर हमें पता चला कि डीलिस्ट करने से पहले क्या कर रहे हैं, 6 महीने पहले, अभी अभी की बात है, पहले उसने अपना बेचा, खुद फ्री हो गया और अब डिलीट करने को सोच रहा है, मतलब खुद अब प्रमोटर नहीं रह रहा है और अब कह रहे हैं कि चलो डिलीट करते हैं, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे तो बिक गए अच्छे दामों में, क्योंकि डिलीट होना मतलब कंपनी की वैल्यू क्या हो रही है, कम, लिस्टेड होना वैल्यू ज्यादा होती है बच्चा। एक्वायर नॉट डिलिस्ट, क्या बोल दिया, हम आपको डिलिस्ट नहीं होने देंगे। अगर हमें पता चलता है जब भी आपने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया उससे 6 महीने पहले में ही आपने अपना शेयर बेचा था, हम आपको डिलीट होने नहीं देंगे। क्या ये बात समझ में, हाँ बेच दिया, अब वो डिलीट करने का सोच रहा है तो डिलीटिंग की प्रोसेस रोक देंगे। स्टार्ट कर रहा था ना अनाउंसमेंट, पहला स्टेप क्या था, अनाउंस करना, अनाउंस करके वो बोल रहा है डिलीट, स्टॉक एक्सचेंज अपनी इंक्वायरी बैठाएगा,
देखेगा 6 महीने पहले कोई दिक्कत तो नहीं है, 6 महीने अगर कोई दिक्कत नहीं, क्लीन चिट देगा कि हाँ अब आप डीलिस्टिंग प्रोसेस चालू करोगे। लेकिन 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 उसने क्या किया, बच्चा बेच दिया, उन्होंने कहा डीलिस्ट होने नहीं देंगे और आप पे अलग से पेनल्टी, पेनल्टी तो हाई लेवल, फाइन भी बड़ा लगता है, इम्प्रिजमेंट भी बड़ा। सिक्योरिटी लॉ में जो पनिशमेंट रहती है हाई लेवल की रहती है, डायरेक्टर पे बैठ जाए, सॉरी प्रमोटर पे बैठ जाएगी। क्लियर है? डायरेक्टर सॉरी प्रमोटर को पकड़ेंगे ना, अब डिलीट सब नहीं होने देंगे, पहली बात तो ये कंपनी को बचाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि कंपनी उसने बर्बाद कर दी है, खुद निकल रहा है, निकल गया ना, फिर से पकड़ लिया जाएगा, फिर से पकड़ लिया जाएगा। वापस 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 2 मिनट बस, मैं इन लोग को ज्वाइन करवा दूं बच्चा। प्रमोटर सुनो सुनो सुनो, इन्होंने क्या बोला, डीलिस्टिंग रोक दी जाएगी 6 महीने पहले। ध्यान दो, 6 महीने पहले अगर प्रमोटर बेच आए, तो बच्चा पहला नोट क्या कह रहा है, प्रमोटर क्या नहीं करेगा, कंपनी के फंड को ऐसा फाइनेंस नहीं करेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरा, अगर 6 महीने पहले अपने शेयर्स बेचे तो डिलिस्टिंग करने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट, कुछ चीजें ध्यान रखना है, ये बच्चा सारे नोट के पॉइंट है, ए बी सी, प्रमोटर से रिलेटेड। प्रमोटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ डिवाइस स्कीम या फिर बच्चा कोई भी एडिफाई नहीं करेगा डिफ्रॉड करने के लिए। अब सारे पॉइंट्स को देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस नहीं करेगा फ्रॉड करने के लिए या फिर फ्रॉडलेंट के लिए। तीनों पॉइंट एक जैसी बातें कर रहे हैं, तीनों का मेन पर्पस क्या है, हम चाह रहे हैं प्रमोटर अगर सोच रहा है डीलिस्टिंग करने का तो उसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए, पर्पस फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। अगर पर्पस हमें फ्रॉडुलेंट पता चला तो बच्चा रोक दिया जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, 6 महीने पहले अगर उसने बेचा है और वो डीलिस्टिंग करने का सोच रहा है तो गलत है ना, गलत है। लेकिन सी वाले पॉइंट में सब कवर हो गया, उसकी पहले से 1 साल पहले की प्लानिंग थी, और 1 साल पहले की प्लानिंग क्या थी, फ्रॉडुलेंट। ये अगर उन्हें पता चल गया डीलिस्टिंग करने के पीछे उसका प्लान फ्रॉड करने का है, सब पकड़ जाएगा, सब में पकड़ा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? पहले उन्होंने बोला 6 महीने, तो 6 महीने ना, तो रोक दिया जाएगा। कोइंसिडेंस है, पहले मेरा सुन, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, 6 महीने में बेचा, सुनना आप कान खोल के, 6 महीने में बेचा, 2 चीज हो सकती है, या तो कोइंसिडेंस है या तो फ्रॉड करना है। ठीक है, 6 महीने में तो रोक ही दिया जाएगा, कोइंसिडेंस है तो भी रोक दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब 8वें महीने, 7वें महीने, 10वें महीने में बेचा, कोइंसिडेंस है या फिर फ्रॉड है, फ्रॉड है तो पकड़ा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 6 महीने में तो रोक ही रहे, उससे पहले भी फ्रॉड इंटेंशन अगर मिलता है, हिंट मिलता है, प्रूफ मिलता है, तो हर केस में आप फंसोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है कंपनी को डिलीट करने नहीं दिया जाएगा। बायबैक है तो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो, 3 साल कंप्लीट ही नहीं हुए तो हम डिलीट होने नहीं देंगे। और अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट होने वाले हैं, बचे हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं हुए, अभी आप डिलीट करते तो उन्हीं शेयर्स को करते, तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले इसलिए हम उन्हें नहीं देंगे। बाकी फिर उन्हें ए बी सी पॉइंट में क्या बताया है, प्रमोटर फाइनेंस नहीं करेगा, देन प्रमोटर पिछले 6 महीने में शेयर्स बेचे और उसके बाद रुक जाए थोड़ा सा, और फाइनली सी पॉइंट क्या बोलता है, फ्रॉड पर्पस नहीं होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। क्लियर है बच्चा? एग्जाम में आता है तो कि बस 4 बातें लिखनी है, नहीं, पूरे 7 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग देखो, मैंने आपको क्या बोला था, चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वॉलंटरी और कंपलसरी। मेजॉरिटी पोर्शन क्या पढ़ने वाले हो, वॉलंटरी। चलिए, वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी खुद, कुछ नहीं घिसी पिटी बातें लिखी है, कंपनी खुद अप्लाई कर रही है, कंपनी खुद अप्लाई कर रही है, कंपनी का प्रमोटर ने डिसाइड कर लिया है कि वो परमानेंटली रिमूव होना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज से। अब इसके अलग अलग टाइप है, ऑन करना है, मेरे पास नहीं रिमोट, फर्स्ट की सेकेंड, चलो बच्चा, अब वॉलंटरी कितने तरीके से हो सकता है, 3, या तो सबसे, या तो किसी एक में तो रहना पड़ेगा नेशन वाइड, और तीसरा स्मॉल कंपनी अपने स्मॉल, है ना, और मीडियम एक्सचेंज से अगर वो डिलेस्ड हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए सबसे पहले मुझे पढ़ो और बताओ कौन सा वाला कवर कर रहा है, किस टाइप का वॉलंटरी डिलिस्टिंग कर रहा है, रीड करो और बताओ। ये कंडीशन, इससे हिंट हो जाएगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला,
सेकंड वाला रीड करो। फर्स्ट वाले केस में जब सब में आप डीलिस्ट हो रहे थे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी थी। सेकंड वाले केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी थी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड। कंडीशन और प्रोसेस पढ़ने वाले, कंपनी डीलिस्ट हो रही है लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब कौन सा केस? सेकंड वाला। मतलब किसी एक में लिस्ट है, वो एक कौन होना चाहिए? नेशन वाइड। रिपीट, आ जाओ। कंपनी में डीलिस्ट है इक्विटी शेयर, एक से ज्यादा, ठीक है, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। इफ प्रपोज डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रिमेन लिस्टेड, किसी एक में तो है, वो एक कौन होना चाहिए? पूरा थ्योरेटिकल लिखा है बस, और कुछ नहीं। अब बताइए प्रोसेस। अब बताइए प्रोसेस। सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड मीटिंग, बोर्ड डिसाइड करेगी। अप्रूवल कौन देगा बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले खुद से डिसाइड करेंगे ना, चलो हम सोचते हैं डीलिस्ट करने का, ठीक। फिर उसके बाद क्या करोगे? एप्लीकेशन दोगे। किसको एप्लीकेशन दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को बोलोगे। हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले मीटिंग करी, मीटिंग में डिसाइड किया कि हम डीलिस्ट हो रही किसी एक में। वो एक क्या है बच्चा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंटिन्यू। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या जाएगी? एप्लीकेशन, कि भाई हम डीलिस्ट होना चाहते हुए रीजन वगैरह सारी डिटेलिंग। फिर उनको बताने के बाद किसको बताओगे? पब्लिक को दोगे। अब पब्लिक को कैसे बताते बच्चा? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से, एक हिंदी से, और एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब कहाँ? जहां का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लैंग्वेज। क्लियर है बच्चा? कुछ अनोखी बात लिखी, बहुत खतरनाक प्रोसेस बताई नहीं। अगर आप डीलिस्ट हो रहे हो, अगर आप क्या हो रहे बच्चा? डीलिस्ट। लेकिन डीलिस्ट किससे हो रहे बच्चा? फ्यू से। किसी एक में आप लिस्ट हो, नेशन वाइड में लिस्ट हो। तो कुछ नहीं, पहले बोर्ड मीटिंग करी, फिर एप्लीकेशन दी स्टॉक एक्सचेंज को, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करी, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर। क्लियर है? इसके बाद डिस्क्लोज कर दिया फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग फर्स्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट। अब डीलिस्ट हो चुके हो, डीलिस्ट होने के बाद अपनी पहली जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें ये बात लिख देना। क्या लिख देना? कि पिछले साल तक हम लिस्ट थे, इस साल से हम डीलिस्ट हो गए। आपकी एनुअल रिपोर्ट में ये बात लिखी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है बच्चा एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में हम सारी बातें लिखते हैं। तो लिस्टिंग से डीलिस्टिंग में बहुत बड़ी बात है, ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे में किसी एक में थे और अब नहीं है, एक में तो है, ये तो बताओगे। फाइनली बच्चा 3 पॉइंट थे, चौथा पॉइंट डिस्क्लोज करो। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर डीलिस्टिंग शेल बी डिस्पोज बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। अभी तो हमने एप्लीकेशन दी है बच्चा, विद इन द पीरियड इज नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। एप्लीकेशन किसको दी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, चलो मान लो दिए, नेशनल में तो हूं ना, किसी एक में तो हूं। बॉम्बे को मैंने एप्लीकेशन दी है, वो रिप्लाई कितने दिन में करेगा? उसके पास 30 डेज का टाइम है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। क्या करे? कंप्लीट करे इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब अपनी तरफ से सारी चीजें हरी झंडी दे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलिस्ट हो सकते। टोटल कितने पॉइंट्स? 5। पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ, दूसरा एप्लीकेशन दिया स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे को, पब्लिकली अनाउंस किया, फिर एनुअल रिपोर्ट में बता देना, फिर जब एप्लीकेशन दी 30 दिन का टाइम है स्टॉक एक्सचेंज को कि वो सब सारी चीजें क्लीन है, बता देगा। लेकिन उन्होंने कहा जब पब्लिक नोटिस दे रहे थे, न्यूज़पेपर में बता रहे थे, तो प्लीज न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन देना किस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रहे हो, रीजन बताओ क्यों हो रहे हो भाई, ठीक है, फैक्ट्स बताओ, कहाँ कंटिन्यू करो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंटिन्यू करो, किसी एक में हो रहे थे ना, किसी एक में नहीं हो रहे थे। क्लियर है बच्चा? तो ये सब थी जनरल जनरल बातें। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पे होती है हमारी सभा समाप्त।